चलेगा। तो हमने अपनी स्ट्रेटेजी को आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें क्या करना है, एक सेल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारा जो गोल्डन रूल है कि अगर सस्ता है तो खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट, और अगर महंगा है तो बेचने का कॉन्ट्रैक्ट। नाउ अब हम जाएंगे स्टेप 3 पर। प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेज। नाउ अब हमें यह पता लग गया कि हमारी जो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी है वो अप्लाई नहीं हो रही है। तो इसका मतलब अब हम आर्बिट्रेज कमा सकते हैं। तो अब हमें आर्बिट्रेज का प्रोसेस बनाना पड़ेगा। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैंने आपको बोला है कि मुझे पाउंड को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करना है। यानी मैं ये सोच रहा हूं कि आज से 3 महीने बाद, ध्यान से सुनना, आज से 3 महीने बाद पाउंड महंगा हो जाएगा। इसलिए मैंने पाउंड को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कब किया? 3 महीने बाद बेचूंगा, आज नहीं बेचूंगा, 3 महीने बाद बेचूंगा। तो अब तो अब मेरे सामने जो एक समस्या आती है वो क्या आ रही है कि यार मैं पाउंड को बेचूंगा तो उसके लिए पाउंड मेरे पास होना भी चाहिए। भाई आप किसी भी चीज को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, समझना, आप किसी भी चीज को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो भी कब? 3 महीने बाद। ये लीजिए, मैं एक बार आपको डायग्राम से समझाता हूं। ये है मेरे पास t = 0 यानी टुडे, आज का दिन। और ये मेरे पास है t = 3 मंथ। यहां पर मुझे सेल पाउंड करना है, सेल पाउंड करना है। लेकिन अब समस्या ये है कि मुझे आज कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि मेरे पास 3 महीने बाद पाउंड आ जाएं ताकि मैं उन पाउंड को बेच सकूं। फिर सुनना, मैं 3 महीने बाद पाउंड बेचना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि जो 3 महीने की फॉरवर्ड रेट है वो ज्यादा चल रही है। लेकिन पाउंड आज नहीं बेचना, पाउंड मुझे बेचना है आज से 3 महीने बाद। तो इसका मतलब मैं 3 महीने बाद पाउंड को तभी बेच पाऊंगा जब 3 महीने बाद मेरे हाथों में पाउंड होंगे। अगर पाउंड हैं तो ही तो उसको बेच पाऊंगा। तो अब मुझे एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है कि मेरे पास 3 महीने बाद पाउंड आ जाए। अब 3 महीने बाद पाउंड कैसे आएंगे सोचना। लिसन वेरी केयरफुली। अगर मैं आज अगर मैं आज पाउंड में इन्वेस्टमेंट कर दूं, अगर मैं आज पाउंड में इन्वेस्टमेंट कर दूं 3 महीने के लिए, और 3 मंथ, तो जानते हो आज अगर मैं पाउंड में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो 3 महीने बाद मुझे मैच्योरिटी वैल्यू इन पाउंड मिल जाएगी। पहले आपको पूरा प्रोसेस समझना है, कैसे आपको प्रोसेस में जाना है, उसके लिए आपको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर सुनना, मुझे ये पता लग गया कि 3 महीने बाद मैं अगर पाउंड को बेचता हूं तो मुझे फायदा होगा। तो मैंने पाउंड को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया। लेकिन अब समस्या ये है कि 3 महीने बाद मेरे हाथों में पाउंड आएंगे तो ही मैं बेच पाऊंगा। तो मैं क्या करूं? तो मैं आज पाउंड में एक एफडी बनवा लेता हूं। ऐसे समझो, मैं पाउंड की टर्म्स में एफडी बनवा लेता हूं जिस एफडी का पीरियड 3 महीने होगा। तो 3 महीने बाद मुझे मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी पाउंड की टर्म्स में।
और उन पाउंड को यहां ले जाकर बेच दूंगा। अब हमारे दिमाग में एक और पॉइंट आता है, सर आज पाउंड को खरीद लें और 3 महीने बाद बेच देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम फॉरेन करेंसी को होल्ड नहीं कर सकते। हम फॉरेन करेंसी को होल्ड नहीं कर सकते। तो हमें एक ऐसा प्रोसेस बनाना होगा कि जिसमें हम फॉरेन करेंसी को बिना होल्ड किए और 3 महीने बाद हमारे पास वो करेंसी आ जाए जिसका हमने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो मैं आज क्या करूंगा, मैं पाउंड में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। पाउंड में एफडी खोल दो, 3 महीने के लिए एफडी बना दो, तो 3 महीने बाद क्या होगा बताओ? आपको उस एफडी की मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी जो पाउंड की टर्म्स में होगी, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो पाउंड की टर्म्स में है। अब आपको मैच्योरिटी पर जो पाउंड मिलेंगे उसको ले जाकर इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्या कर देना, बेच देना। अब बात यह आई कि सर अगर मैं पाउंड में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो आज मुझे पाउंड चाहिए कि नहीं चाहिए? इन्वेस्टमेंट कैसे बनाओगे? जब करेंसी होगी तभी इन्वेस्टमेंट बनाओगे। नीड पाउंड टुडे, नीड पाउंड टुडे। अगर पाउंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको आज पाउंड चाहिए, तो मुझे आज पाउंड बाय करने पड़ेंगे। अगर आज पाउंड बाय कर सकता हूं तो बाय करके एफडी बनवा दूंगा। लेकिन अब एक और समस्या है, अगर पाउंड खरीदने हैं तो नीड मनी। पाउंड कहां से लाऊंगा भैया? पाउंड अगर खरीदूंगा तो नीड मनी। पाउंड खरीदने के लिए मुझे क्या करना है? मनी चाहिए। बात आ रही है समझ में? फिर समझना प्रोसेस को। इन्वेस्टमेंट बनाना है तो आज पाउंड खरीदने पड़ेंगे। पाउंड खरीदने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट बना सकते हो। अगर पाउंड खरीदना चाहते हो तो खरीदने के लिए मनी चाहिए। तो बोरो करो। बोरो मनी इन डॉलर। डॉलर में बोरो कर लाओ। ये लीजिए, आपका पूरा प्रोसेस तैयार है। आप सोचो थोड़ा सा। इन्वेस्टमेंट करना है तो पाउंड खरीद के ही इन्वेस्टमेंट होगा। पाउंड खरीदूंगा तो मनी चाहिए, और अगर मनी मुझे चाहिए तो मनी आज मुझे बोरो करके लानी पड़ेगी। मनी अगर मुझे चाहिए तो मनी के लिए मुझे आज बोरो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक रूल मैंने आपको पहले ही बता दिया, आर्बिट्रेज में मैं मेरा पैसा नहीं लगाऊंगा। आपके दिमाग में यहां पर फिर एक क्वेरी आएगी कि सर पैसा अपने पास भी हो सकता है। नहीं, आर्बिट्रेज का रूल यही है, आप अपनी जेब से पैसा नहीं लगाओगे। हमेशा पैसा बोरो करके ही लगेगा, ताकि आप रिस्क लेस प्रॉफिट पर चलो। जब आपकी जेब से कुछ लगा ही नहीं और बाद में प्रोसेस को खत्म करोगे तो आपकी जेब में कुछ इनकम आ जाए, वही आपका आर्बिट्रेज प्रॉफिट है। तो देखो, अब मैं इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। सबसे पहला काम, अगर मैं यूएस डॉलर बोरो करता हूं तो उसने मुझे दे रखा था $15 लाख बोरो करने हैं। बोरो $15 लाख एट, अगर डॉलर बोरो करूंगा तो डॉलर की रेट लगेगी 8% पर एनम। बोरो $15 लाख एट 8% पर एनम फॉर 3 मंथ। 3 महीने के लिए लोन उठा लो। 3 महीने के लिए लोन उठा लो। आ जाओ। अब मेरे पास पहली स्टेप खत्म हो गई, मनी बोरो कर ली क्योंकि मनी चाहिए थी। जो मनी बोरो की उससे पाउंड खरीदो। आज खरीदूंगा तो आज की स्पॉट रेट पर,
तो कन्वर्ट बोरोड अमाउंट, कन्वर्ट बोरोड अमाउंट इनटू पाउंड एट स्पॉट रेट। आज अब मैं क्या करूंगा, मैंने जो बोरोइंग्स की हैं उस बोरोइंग अमाउंट को पाउंड में कन्वर्ट कर लो, यानी पाउंड खरीद लो स्पॉट रेट पर। बताइए मुझे स्पॉट रेट क्या दी हुई है? 1 पाउंड बराबर $1.50। इसका मतलब अगर $1.5 1 पाउंड के बराबर है तो $15 लाख कितने पाउंड के बराबर होंगे? तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 1.5। ये लीजिए, मैंने 10 लाख पाउंड परचेस कर लिए। अब मेरे पास पाउंड आ गए, पाउंड को इन्वेस्ट कर दो। यही तो प्रोसेस था बस मेरा। तीसरा पॉइंट, इन्वेस्ट पाउंड 10 लाख एट, इन्वेस्ट पाउंड 10 लाख एट 5.8% पर एनम फॉर 3 मंथ। ये लीजिए, अब ये पाउंड मैंने 3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दिए। तो अब यहां मुझे एक बात पता लग गई कि अगर ये इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैच्योरिटी पर पाउंड मिलेंगे, और पाउंड ही मुझे चाहिए क्योंकि उसके बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो अब कॉन्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि मुझे पता था कि पाउंड बेचना है। बुक फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट, बुक फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट एट 1.52, यही था ना कॉन्ट्रैक्ट की रेट, डॉलर पर पाउंड। ये मैंने स्ट्रेटेजी जो बनाई थी वो लिख दी। मैं फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट बुक कर दूंगा किस रेट पर बेचने का, 1.52 पर। खत्म काम। अब आ गई मेरी ड्यू डेट। इस काम को करने के बाद 3 महीने तक वेट करो। अब 3 महीने बाद क्या क्या होने वाला है? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। तो लिखो रियलाइज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रियलाइज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट विथ इंटरेस्ट। चलिए बताओ कितना रियलाइज हुआ हमारा। हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे पाउंड की टर्म्स में, प्लस इस पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 5.8/100 इंटू 3/12। तो 10 लाख प्लस इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 10 लाख इंटू 5.8% डिवाइड बाय 12 इंटू 3, 14,500। 10,14,500 पाउंड मुझे रियलाइज हो गए। ये लीजिए,
अब आज ही के दिन पाउंड का सेल कॉन्ट्रैक्ट बुक था, सेटल कर दो क्योंकि पाउंड आ चुके हैं। सिक्स, सेटल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर आप पाउंड बेचोगे तो इनफ्लो आ गया, इनफ्लो ऑफ डॉलर। पाउंड को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, 1 पाउंड के बराबर आपको $1.52 मिलेंगे, तो इनफ्लो ऑफ डॉलर हो गया 10, 14, 500 इंटू 1.52। ये आपके पास डॉलर की टर्म्स में इनफ्लो आ गया। 10, 14, लास्ट टाइप समझा 500। दो वापस। क्या लास्ट टाइप वापस समझा दो। भाई, आपको इन्वेस्टमेंट मिल गए ना, इन्वेस्टमेंट से पैसा मिलेगा। यस सर। आपने 3 महीने के लिए 10 लाख पाउंड इन्वेस्ट किए थे इस रेट पर, तो 3 महीने बाद क्या होगा, यानी अब ये स्टेप में लिख रहा हूं एट t = 3 मंथ पर। तो सबसे पहले मेरे इन्वेस्टमेंट से विद ब्याज मुझे इतना पैसा, इतने पाउंड मिल गए। यस सर। पाउंड को ले जाकर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत सेटल कर दूंगा, क्योंकि मैंने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं अब 3 महीने बाद आऊंगा और पाउंड बेचूंगा। सर। तो बताओ कितना मिला मुझे, 15,42,040 पाउंड डॉलर। और आज 3 महीने बाद लोन भी चुकाना है, क्योंकि लोन भी 3 महीने का लिया था। रीपे डॉलर लोन विथ इंटरेस्ट। रीपे डॉलर लोन विथ इंटरेस्ट। तो आओ, डॉलर का आउटफ्लो भी आएगा अब। लोन कितने का लिया था, $15 लाख प्लस 15 लाख पे कितना परसेंट, 8%। 3 महीने के ब्याज दे दो, तो मेरा 15 लाख तो ये जाएगा, प्लस 15 लाख पे 8% निकालो, 30,000। तो बताओ मेरे पास से डॉलर कितने गए। अब आप देखो, आपको डॉलर मिले तो इतने थे, और आपने जब लोन चुकाया तो 15-30 दे दिए। अब भी आपकी जेब में डॉलर बच गए कि नहीं बच गए, यानी आपने अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगाया, $1 भी नहीं लगाया, और फिर भी $12,040 का फायदा आपने कमा लिया। तो इस पॉइंट नंबर 8, आर्बिट्रेज गेन। आर्बिट्रेज गेन हो गया आपको 15,42,040 माइनस 15,30। ये लो, तो ये आ गया $12,040 का आर्बिट्रेज गेन। ये है 8 स्टेप आर्बिट्रेज प्रोसेस की। लेकिन पहले आपको प्रॉब्लम को एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर मैंने एक सेल कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो भैया सेल कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इस दिन, जिस दिन का मेरा सेल कॉन्ट्रैक्ट है, उस दिन मेरे पास मैच्योरिटी वैल्यू आए। मैच्योरिटी वैल्यू अगर रिसीव करनी है तो आपको
इसको पाने के लिए आज ये करना पड़ेगा, ये पाने के लिए ये करना पड़ेगा। अगर आज पाउंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो पाउंड खरीद के लाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको मान लो कहीं भी इन्वेस्टमेंट बनाना है तो आप जिस करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो करेंसी आपको अरेंज करनी पड़ेगी, तभी आप उसकी एफडी बनवा पाओगे। तो अब पाउंड को बाय करने के लिए मनी चाहिए, मनी खुद की नहीं हो सकती, तो मैं मनी को बोरो कर लाऊंगा, मैं मनी को बोरो कर लाऊंगा। अगर पाउंड खरीदने हैं तो डॉलर में बोरो कर लो। और इसी पूरे प्रोसेस को जब मैंने लिखा तो मुझे अल्टीमेटली ये पता लग गया कि मुझे क्या मिल गया, मुझे एक बेनिफिट मिल गया। बताइए आया क्या समझ में? थोड़ा 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 सा प्रोसेस, दो चार क्वेश्चन करोगे पूरे प्रोसेस को समझते हुए, तब ये चीज समझ आएगी। इस तरह से पूरा आर्बिट्रेज का क्वेश्चन आपका बनता है, जो 8 नंबर तक का आपके पेपर में आता है। 8 मार्क्स का वेटेज है, पूरा चेक करोगे और आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी को फॉलो करोगे। आइए क्लास एग्जाम्पल 54 करते हैं। बस नीड प्रैक्टिस, सारी स्टेप्स को माइंड में सेट करना है, क्वेश्चन से सेट होगी। क्लास एग्जाम्पल 54, आराम से धीरे धीरे देखो इसने क्या बोला है। सबसे पहले आपको दे रखी है स्पॉट रेट, ठीक है। स्पॉट रेट आपको दे रखी है 1 पाउंड इज इक्वल टू, सॉरी 1 यूरो इज इक्वल टू 15 रुपए। और 3 मंथ फॉरवर्ड रेट दे रखी है 1 यूरो बराबर 15.20। फिर आपको इंटरेस्ट रेट दे रखी है, इंटरेस्ट रेट ऑफ रूपी, इंडिया की यानी रूपी इंटरेस्ट रेट। रेट तो रूपी इंटरेस्ट रेट दे रखी है 8%। और यूरो इंटरेस्ट रेट, अज्यूम यू कैन बोरो ₹15 लाख। अगर रूपी बोरो करते हो तो 15 लाख कर सकते हो, और अगर यूरो बोरो करने हैं तो 10 लाख। सबसे पहले इसने पूछा है डिटरमिन वेदर द इंटरेस्ट रेट पैरिटी इज होल्ड और नॉट, यानी सबसे पहले वही स्टेप जो हमारे पास है उसको क्वेश्चन में मांग लिया उसने। चेक करो कि क्या आईआरपी थ्योरी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है। आइडेंटिफाई आईआरपी थ्योरी होल्ड और नॉट। तो आईआरपी थ्योरी होल्ड कर रही है, इसके लिए मुझे थ्योरेटिकल रेट निकालनी पड़ेगी। थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट बाय यूजिंग आईआरपीटी। इस आईआरपीटी का यूज करूंगा और थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट निकालूंगा। फॉर्मूला होता है स्पॉट रेट इंटू 1 प्लस
इंटरेस्ट रेट ऑफ प्राइस करेंसी डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी। यही फॉर्मूला होता है हमारा आईआरपी थ्योरी को चेक कर लेते हैं। स्पॉट रेट दे रखी है 15 इंटू प्राइस करेंसी कौन सी है हमारी कोर्ट में, तो जो रुपी है वो प्राइस करेंसी है, और रुपी की इंटरेस्ट रेट 8% है, तो ये हो गया 1.02। 8% सही है ना, 8 डिवाइड बाय 12 इंटू 3, और ये हो गया 1.0145। 15 डिवाइडेड बाय 1.0145 इंटू 1.02, तो ये आ गई 15.08। बताइए क्या आईआरपी थ्योरी होल्ड कर रही है क्या? नहीं कर रही है, क्योंकि हमारी थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट इज नॉट इक्वल टू कोटेड फॉरवर्ड रेट। तो इसका मतलब आईआरपी थ्योरी तो होल्ड नहीं कर रही है। श्रद्धा, ये तो एक फॉर्मूला बनाया है इन्होंने, आपको ये निकालना है कि फॉरवर्ड रेट क्या होगी आपकी। भाई आप समझो, आपका इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है ना, ये तो एक फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ है आईआरपी थ्योरी का, टू कैलकुलेट द फॉरवर्ड रेट। सिंस theoretical forward rate is not equal to quoted forward rate, so we can say that IRP theory not hold। आईआरपी थ्योरी होल्ड नहीं करेगी। तो ये हमसे उसने पहला क्वेश्चन मांगा था कि भाई आईआरपी थ्योरी मार्केट में प्रिवेल कर रही है या नहीं कर रही है। नाउ सेकंड में उसने बोला है अब आप बताओ कि आर्बिट्रेज प्रॉफिट अगर कमाना चाहते हो तो स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी। आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी, आ जाओ। इसके अकॉर्डिंग 1 यूरो बराबर 15.08 की रेट होनी चाहिए। ये इसकी सोच है कि भैया अगर 3 महीने बाद मैं यूरो और रुपी को कंपेयर कर रहा हूं तो 3 महीने बाद ये रेट मेरी प्रिवेल होनी चाहिए।
अब ये गया बैंक के पास, ये गया किसके पास, बैंक के पास, और इसने बैंक से पूछा कि 3 महीने बाद की एक्सचेंज रेट बता दो। तो बैंक ने इसको 3 मंथ फॉरवर्ड रेट कोट करके दे दी। तो बैंक ने कहा कि 3 मंथ फॉरवर्ड रेट है 1 यूरो बराबर, बोलो क्लियर बिल्कुल। अब जरा सोचो, ये तो सोच रहा था ये रेट, बैंक ने दे दी उसको ये रेट, तो बताओ बैंक द्वारा दी गई रेट ज्यादा है या कम है। यानी यूरो आपकी सोच के कंपैरिजन में, ये तो आपकी सोच है, और यूरो आपकी सोच के कंपैरिजन में महंगा चल रहा है। तो बताओ अगर कोई चीज महंगी है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करूं, बेचने का। तो मेरी स्ट्रेटजी आएगी सेल यूरो कॉन्ट्रैक्ट। सेल यूरो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ मुझे उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट बनाना पड़ेगा। हालांकि बस ये न भी समझो तो केवल यहां तक ध्यान रखो, सेल यूरो कॉन्ट्रैक्ट होगा। बताओ क्या समझ में आ गया यहां तक का। सेल यूरो कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरी सोच के कंपैरिजन में यूरो महंगा है, और अगर कोई चीज महंगी है तो महंगी चीज को आपको हमेशा बेचना ही बेचना है, तभी आपको फायदा होगा। अगर महंगी चीज को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो फायदा नहीं मिल सकता। तो महंगी चीज को हमेशा बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। अब हम आर्बिट्रेज प्रोसेस बना देंगे। आर्बिट्रेज प्रोसेस, शुरू में डायग्राम बना लो चाहे, ताकि आपको ध्यान रहे। देखो यहां मुझे पता है 3 महीने बाद का यूरो का सेल कॉन्ट्रैक्ट होना है। सेल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जो मुझे मैच्योरिटी वैल्यू मिलनी चाहिए यूरो इन्वेस्टमेंट से मिलनी चाहिए। अगर मेरे पास 3 महीने बाद यूरो का इनफ्लो हो जाए तो मैं यूरो को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। अब मुझे 3 महीने बाद अगर यूरो चाहिए तो T=0 पर क्या करना पड़ेगा, क्रिएट इन्वेस्टमेंट। क्रिएट इन्वेस्टमेंट इन यूरो। इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने के लिए यूरो खरीदने पड़ेंगे, तो बाय यूरो। यूरो को बाय करने के लिए नीड मनी, यूरो को बाय करने के लिए नीड मनी। तो नीड मनी का मतलब बोरो रुपी। और अगर मैं इतने थॉट प्रोसेस के बजाय सिंपली सोचूं ना, तो मैं आज आपको एक और बात बताता हूं, किसी भी क्वेश्चन में ये चेक कर लेना। अगर मैंने यूरो का सेल कॉन्ट्रैक्ट किया है, समझना ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट पहचान लो। अब जिसका सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें तो हमेशा इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें तो हमेशा इन्वेस्टमेंट होगा, और इमीडिएटली जो दूसरी करेंसी है उसमें हर बार बोरो आएगा। ये एक फिक्स्ड फॉर्मेट चलेगा इस तरह के क्वेश्चन का। नहीं, अगर आप यूरो बोरो करोगे तो फिर समस्या क्या हो गई,
आपको ड्यू डेट पर यूरो बेचने हैं और इधर यूरो का पेमेंट करना पड़ेगा लोन का, तो बेचोगे कैसे यूरो? सोच के देखो। अगर आपने यूरो में बोरो कर लिया, अगर आपने यूरो में बोरो कर लिया तो ड्यू डेट पर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट से यूरो आएंगे, उनको तो बेच दोगे, लेकिन लोन भी तो चुकाओगे। और लोन चुकाओगे और रेटें बढ़ चुकी हैं, तो बढ़ी हुई रेट पर खरीद के लोन चुकाना पड़ेगा, तो नुकसान हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? फिर सुनना। अगर आपके दिमाग में यह आ रहा है कि सर हम लोन यूरो में ही ले लेते हैं, तो एक समस्या आ जाएगी। जब 3 महीने बाद लोन चुकाओगे तो यूरो महंगा हो चुका है। तो महंगी चीज को, अब आपने लोन ले लिया, तो लोन को चुकाने के लिए यूरो खरीदना भी तो पड़ेगा, और महंगा है यूरो, तो आपको नुकसान हो जाएगा। आपको फायदा तभी होगा जब यूरो को बेचोगे आप, क्योंकि यूरो महंगा है। तो मेरा स्ट्रेटेजी अपोजिट चलेगी हमेशा। अगर मैं यूरो का सेल कॉन्ट्रैक्ट करना है फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, तो यूरो में तो इन्वेस्टमेंट बनाना पड़ेगा, तो दूसरी करेंसी का बोरो आएगा हर बार। फिक्स्ड है ये। आपको धीरे धीरे ये बात समझ आने लगेगी, तो इतना सारा नहीं सोचना। प्रोसेस माइंड में इमीडिएटली क्रिएट हो जाएगा। हर प्रोसेस में यही होगा। जिस करेंसी को बेच रहे हो उस करेंसी में इन्वेस्टमेंट, और दूसरी करेंसी में बोरो, क्योंकि यहां सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर यहां बाय कॉन्ट्रैक्ट होगा तो चेंज कर दूंगा, वो लेटर ऑन। लो, अब मेरे पास प्रोसेस डिसाइड हो गया। बोरो से प्रोसेस को चालू कर दो। अब मैं बोरो से प्रोसेस को चालू करूंगा। या आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में? थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा एनालिसिस है इस आर्बिट्रेज वाले टॉपिक में। अब कितने रुपए बोरो करने को बोला था उसने? बोरो रुपीज 15 लाख एट फॉर 3 मंथ। 3 महीने के लिए 8% की रेट पर 15 लाख रुपए बोरो कर लो। बोरो करते ही आपको यूरो बाय करने हैं। बाय यूरो एट स्पॉट रेट, क्योंकि आज यूरो बाय करोगे तो स्पॉट रेट पर बाय हो जाएगा। रेट है 1 यूरो बराबर 15 रुपए बराबर 1 यूरो है, तो 15 लाख रुपए बराबर 10 लाख यूरो आ जाएंगे। ये लीजिए, ये मैंने यूरो बाय कर लिए। अब यूरो बाय कर लूंगा तो इन्वेस्टमेंट बना दूंगा इस पर। ये लीजिए, इन्वेस्ट यूरो 10 लाख, इन्वेस्ट यूरो 10 लाख एट 5.8% पर एनम फॉर 3 मंथ। अच्छा, 1 लाख होंगे क्या? सॉरी। मैंने ऊपर तो सही लिखा था ना?
पिछले क्वेश्चन में तो सही था क्या, या वहां भी मैंने गलती कर दी थी? वहां तो सही था ना। ठीक है। यूरो 1 लाख। ये लीजिए। अब मैं इन्वेस्ट करूंगा यूरो 1 लाख को 3 महीने के लिए। इन्वेस्टमेंट कर दिया, काम खत्म हो गया। ये सब काम मैंने आज कर दिए, यानी T0 पर। और एक कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लो। बुक बुक फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ यूरो एट ₹15.20 पर यूरो। लीजिएगा। अब मैंने अपना T=0 का पूरा काम कर लिया। ये काम मुझे T0 तक करना था। अब 3 महीने वेट करो। अब सोचो 3 महीने बाद क्या क्या होगा। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से रियलाइजेशन होगा। रियलाइज यूरो इन्वेस्टमेंट विथ इंटरेस्ट। रियलाइज यूरो इन्वेस्टमेंट विथ इंटरेस्ट। कितने यूरो इन्वेस्ट किए थे? 1 लाख प्लस 1 लाख पर 5.80% इंटू 3/12। तो 1 लाख तो ये मिलेंगे ही मिलेंगे। 1 लाख इंटू 5.8% डिवाइड बाय 12 इंटू 3। कितने? 1450। 101450। क्लियर बिल्कुल। ये यूरो मिल गए। अब जैसे ही ये यूरो मेरे पास आ गए, इनको बेचने का मैंने ऑलरेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। इनको बेचने का तो सेटल कर लो। सेटल फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ यूरो। अब यूरो बेचोगे तो रुपी इनफ्लो होगा। तो मेरे पास रुपी इनफ्लो आ गया। बताओ। 1 यूरो 15 रुपए 20 पैसे पर बेचूंगा, तो 101450 यूरो × 15.20 मेरे पास रुपी का इनफ्लो आ गया। 101450 इंटू 15.2, 15,42,040 रुपए। बोलो क्लियर यहां तक? अब आज ही के दिन मेरे लोन की भी ड्यू डेट है, क्योंकि 3 महीने के लिए मैंने एक लोन भी लिया था रुपी का। तो आज 3 महीने बाद एक और कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है जिसकी ड्यू डेट है। तो रीपे रुपी लोन विथ इंटरेस्ट।
रीपे रूपी लोन विथ इंटरेस्ट। आपका जो रूपी का लोन है विथ ब्याज, आप उसे क्या कर दो, रीपे कर दो। तो लोन रीपे करोगे तो रुपी आउटफ्लो आएगा, तो रुपी का आउटफ्लो आएगा। 15 लाख का लोन प्लस ले लो 30,000। ये आउटफ्लो हो गया। अब देख लो, आपके पास रुपी का इनफ्लो तो इतना हुआ और रुपी का आउटफ्लो इतना हुआ, तो आपके पास आर्बिट्रेज प्रॉफिट या गेन आ गया। ये आपके पास आर्बिट्रेज प्रॉफिट आ गया। 1542,040 माइनस 1530, 12,040। ये लीजिए, ये मैंने आपको एक और एग्जांपल करवाया जिसमें भी सेम कॉन्ट्रैक्ट था, सेल कॉन्ट्रैक्ट, और उसी से हम क्या कर रहे हैं अपना, ये लीजिए, ये मेरे पास क्या आ गया, आर्बिट्रेज प्रॉफिट। बोलिए, हुआ और क्लियर हुई चीजें? सेल कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कर रहे हो तो एक फिक्स्ड आर्बिट्रेज प्रोसेस होगा, वापस वही बातें हैं बस। महंगा है तो बेचो, तो एक तो प्रोसेस चलेगा जब आपने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, और अगर सस्ता है तो खरीदो, तो एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन चलेगा पूरा सस्ते पर। आओ, क्लास एग्जांपल 55। अब हमारे पास है क्लास एग्जांपल 55, ध्यान से देखना। आपको दे रखा है, क्या पूछा है, चेक द आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। स्पॉट रेट दे रखी है $1 बराबर ₹40। 6 मंथ की फॉरवर्ड रेट दे रखी है $1 बराबर 40.50। फिर आपको रुपी की इंटरेस्ट रेट और यूएसए की इंटरेस्ट रेट दे रखी है। आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी को चेक करना है। सबसे पहले निकालो थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट। थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट आ जाओ। स्पॉट रेट इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ प्राइस डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ बेस। स्पॉट रेट कितनी दे रखी है, इंटू
प्राइस में रुपी है, तो रुपी की रेट है 8% पर एनम, तो 6 महीने की हो गई 1.04। और यूएस की इंटरेस्ट रेट है आपके पास, तो 2.5% हो गई, तो 1.025। ये मेरे पास रेट आ जाएगी। 40 डिवाइडेड बाय 1.025 इंटू 1.04, 40.59। ये मेरे पास क्या आ गई, थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट आ गई। थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट, that is 40.59, is not equal to quoted forward rate, that is 40.50. So arbitrage opportunity exist। आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। नो, आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी, आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी। क्या सोचा इसने, $1 बराबर 40.59 की रेट हो जाएगी 6 महीने बाद। ये इसकी सोच थी। थ्योरेटिकल मतलब सोच ऑफ द कस्टमर। ये किसके पास गया, बैंक के पास। तो बैंक ने इसे 6 मंथ फॉरवर्ड रेट दे दी कि भाई ले, मेरे पास अगर तू 6 मंथ का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने आता है तो 40.50 पर कर लूंगा। पर्सन की सोच थी 40.59, लेकिन उससे सस्ती रेट का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। कस्टमर की सोच थी 40.59, लेकिन उसको सस्ती रेट का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। बताओ, सस्ती रेट के कॉन्ट्रैक्ट को, मैंने आपको बोला था सस्ती चीज को खरीदनी है। अगर डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट सस्ता मिल रहा है, अगर डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट सस्ता मिल रहा है, तो इसका मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट टू बाय डॉलर करूंगा। ये मेरी आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी बनेगी। अब दूसरा पैटर्न आ गया यहां पर, कस्टमर की सोच के अकॉर्डिंग जब मैं बैंक के पास गया, तो बैंक से जो कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है वो सस्ते हैं मेरे पास। डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट सस्ता है, तो अगर डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट सस्ता है तो मैं क्या करूंगा, मैं डॉलर को बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा। मैं डॉलर को बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा। ये मेरी आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी आ गई। अब प्रोसेस इसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा।
आर्बिट्रेज प्रोसेस। 6 मंथ मेरी ड्यू डेट है। यह है आज का दिन। यह है आज का दिन। मुझे यह पता लग गया यहां पर मुझे बाय डॉलर करने पर फायदा होगा। बाय डॉलर। लेकिन अब जरा सोचो यार, डॉलर बाय क्यों कर रहा हूं मैं? मेरे को यह पता है कि मैं फॉरेन करेंसी होल्ड नहीं कर सकता। अगर मैं डॉलर खरीद लूंगा तो मेरे पास तो डॉलर आ गए ना। और डॉलर में होल्ड कर नहीं सकता भाई। बहुत ध्यान से सुनना। मुझे डॉलर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करने पर ही फायदा होगा। यह आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी तय हो चुकी है। फायदा तभी होगा जब मैं डॉलर को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है, मैं डॉलर क्यों खरीदूं? अब हमारे दिमाग में दो बात आती है। अगर डॉलर खरीदूंगा और अपने पास रख लूं तो वो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि एज पर द रूल्स ऑफ आरबीआई एंड फेडाई में फॉरेन करेंसी होल्ड नहीं कर सकता। तो डॉलर खरीद के होल्ड करना अलाउ नहीं है। डॉलर खरीदा तो होल्ड करना अलाउ नहीं है। 1 मिनट रुकना। हाँ जी। तो मेरी बात समझ में आई? अगर मैं डॉलर खरीद के होल्ड करने की सोचूं तो वो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि आरबीआई का रेस्ट्रिक्शन है, फेडाई का रेस्ट्रिक्शन है। अब आप बोलोगे सर डॉलर खरीद के बेच देना। डॉलर खरीद के बेच देना वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि डॉलर सस्ता चल रहा है, बेचूंगा तो नुकसान है। अरे भाई, डॉलर सस्ता था तभी तो मैंने खरीदने के बारे में सोचा। डॉलर सस्ता था तभी तो मैंने खरीदने के बारे में सोचा। अब आप बोल रहे हो डॉलर बेच देना, तो भैया अगर सस्ती रेट पर बेचूंगा तो नुकसान हो जाएगा। सस्ती रेट पर बेचूंगा तो नुकसान हो जाएगा। बोलो क्या ये दोनों बातें समझ आई? नुकसान क्यों होगा मैं ये भी समझा देता हूं। जब आप डॉलर बाय करते हो तो बैंक की आस्क रेट पर बाय करोगे। मैं आपको और अच्छे रीजन दे रहा हूं, सुनना बहुत ध्यान से। डॉलर जब बाय करोगे तो सोचो, अगर बिड आस्क का क्वेश्चन है तो आप डॉलर को बाय करोगे तो कौन सी रेट मिलेगी आपको? क्योंकि आप बाय करोगे तो बैंक बेचेगा, तो आस्क रेट मिलेगी। अब जब आप डॉलर बेचने जाओगे तो बैंक बिड रेट पर खरीदेगा। हो गया नुकसान। हो गया नुकसान। महंगा तो खरीद लाए, और क्योंकि रेट भले ही गिर रही थी, अगर रेट गिर रही थी तो बिड आस्क दोनों गिरेंगी, बट फिर भी आस्क तो बिड से ज्यादा ही होगी। तो आपने डॉलर को आस्क रेट पर बाय किया और बिड पर बेचोगे तो नुकसान तो पक्का है। तो मैं ये भी नहीं कर सकता। तो फिर मेरा क्वेश्चन वहीं का वहीं है कि फिर मैं डॉलर को खरीद के करूं क्या? और खरीदूंगा तो ही बेनिफिट है। प्रॉफिट तभी कमा सकता हूं जब मैं डॉलर को खरीदूंगा। पहले मुझे बताओ, क्या यहां तक की बात आपको सभी को समझ आ गई क्या मैं जो बोल रहा हूं? ये कंफर्म हो गया कि बाय डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि डॉलर सस्ते हैं, तो सस्ते को खरीदने का ही काम करूंगा मैं। प्रॉफिट कमाना है तो सस्ते को तो खरीदना पड़ेगा। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक और समस्या आ गई कि भैया अगर डॉलर को खरीद लिया तो खरीद के क्या करूं? तो दो ही बातें आती हैं। खरीद के बेचो, नहीं बेच सकता, नुकसान हो जाएगा। खरीद के होल्ड करो, नहीं कर सकता, आरबीआई ने मना कर रखा है। तो भैया फिर डॉलर खरीदवा क्यों रहे हो? फिर डॉलर खरीदवा क्यों रहे हो? सर जी, अगर डॉलर खरीद रहे हो ना तो इसके मतलब आपके ऊपर यहां पर डॉलर का एक ऑब्लिगेशन होना चाहिए।
ऑब्लिगेशन, इसीलिए खरीदवाऊंगा। ऑब्लिगेशन, दैट मीन्स डॉलर लोन होना चाहिए। अब जरा समझो, डॉलर का अगर लोन का ऑब्लिगेशन है तो डॉलर खरीद लो और खरीद के चुका दो, कोई कन्वर्जन नहीं, डॉलर आपके पास भी नहीं, खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो गया। खरीद के ना तो आपने होल्ड किया ना आपने बेचा, आपने खरीद के लोन चुका दिया डॉलर का। आपके ऊपर डॉलर का एक ऑब्लिगेशन होना चाहिए 6 महीने बाद। समझ रहे हो? 6 महीने बाद अगर डॉलर खरीदोगे तो उस डॉलर का एक ऑब्लिगेशन है, इसलिए खरीद रहे हो। अब प्रॉब्लम ये, डॉलर का ऑब्लिगेशन कैसे लाऊंगा? अगर 6 महीने बाद डॉलर का ऑब्लिगेशन आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे आज लोन। डॉलर लोन फॉर 6 मंथ लेना पड़ेगा, तभी ऑब्लिगेशन आएगा मेरे ऊपर। डॉलर बाय करूंगा ताकि इस ऑब्लिगेशन को सेटल कर सकूं। अब डॉलर के ऑब्लिगेशन को अगर सेटल करना है तो इसका मतलब मैंने जब 6 महीने पहले लोन लिया होगा तभी तो जाकर डॉलर का ऑब्लिगेशन आएगा, वरना क्यों आएगा? बोलो, प्रोसेस से कैसा थॉट लेना है वो समझना है बस आर्बिट्रेज में। कहां होल्ड किया? कहां होल्ड किया? मैंने कुछ भी होल्ड नहीं किया। अभी रुको, अभी रुको, पहले केवल इतना समझो, कुछ भी मैं फॉरेन करेंसी होल्ड कर ही नहीं सकता। वापस से सुनना, मुझे डॉलर का बाय कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये बिल्कुल क्लियर। बाय करना है तो भैया क्यों करूं? क्योंकि बाय करके ना तो बेच सकता हूं ना होल्ड कर सकता हूं, ये दोनों ही काम करना अलाउ नहीं है। तो अब मैं तीसरा कुछ सोचूं। तीसरा एक ही है, मेरे ऊपर डॉलर का ऑब्लिगेशन होना चाहिए ताकि मैं डॉलर खरीद के ऑब्लिगेशन सेटल कर दूं। इसके अलावा कुछ नहीं है, बता दो अगर कुछ भी सोच पा रहे हो तो। अब ये आज की क्लास, ये जो मिस कर रहे हैं ना बच्चे, बहुत बड़ा काम है, समझ ही नहीं आती नहीं तो ये चीज है। थॉट प्रोसेस है पूरा। आपने डॉलर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया क्योंकि खरीदने पर फायदा था, ये तो कंफर्म है, क्योंकि डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट सस्ता था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी, खरीद के करूं क्या? क्योंकि मैं फॉरेन करेंसी होल्ड कर नहीं सकता। डॉलर सस्ता है तो बेचने का कोई बात है नहीं मेरे पास, क्योंकि नुकसान होगा। तो अब मेरे पास एक ही काम बचा कि यानी मेरा कोई डॉलर का ऑब्लिगेशन होना चाहिए जिसको मैं डॉलर को खरीद के सेटल कर दूंगा। अब अगर यहां ऑब्लिगेशन आना है तो इसके लिए, इस ऑब्लिगेशन के लिए लोन यहां उठाना पड़ेगा 6 महीने पहले। समझ रहे हो? फिर इसको इन्वेस्ट कर देंगे सर। हाँ बिल्कुल, आप रुको, देखो क्या मजेदार टॉपिक है, इसीलिए ये फॉरेक्स है। ये देखो, अगर 6 महीने का 6 महीने बाद ऑब्लिगेशन को सेटल करना है तो 6 महीने पहले लोन उठाना पड़ेगा। वेरी गुड, लोन उठा लिया। अब फिर एक समस्या हो गई, मैंने तो लोन फिर फॉरेन करेंसी में ले लिया, तो मैं तो यहां भी फॉरेन करेंसी होल्ड नहीं कर सकता ना। मैंने लोन किस करेंसी में ले लिया? मैंने लोन किस करेंसी में ले लिया? डॉलर में। तो मैं डॉलर तो यहां भी होल्ड नहीं कर सकता, तो इमीडिएटली मुझे लोन अमाउंट को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। डॉलर में लोन लिया, इमीडिएटली कन्वर्ट करवा लिया। अब अगर कन्वर्ट कराया तो बहुत सारा पैसा आ गया, बहुत सारा पैसा, और ये पैसा लोन की वजह से आया, तो इस पैसे को आइडल नहीं छोड़ूंगा, इमीडिएटली इन्वेस्ट करूंगा।
लीजिए मेरा प्रोसेस तैयार हो गया। अब देख लो, मेरे पास ना तो कोई फॉरेन करेंसी है, ना तो आज है, ना फ्यूचर में आएगी, ना फ्यूचर में कोई समस्या होगी। अब जरा सोचो पॉजिटिवली, यानी स्ट्रेट प्रोसेस। आज डॉलर का लोन ले लिया 6 महीने के लिए, आज डॉलर का लोन ले लिया 6 महीने के लिए, तो 6 महीने बाद डॉलर का एक ऑब्लिगेशन आ गया कि मुझे डॉलर का लोन प्लस उसका ब्याज दोनों चुकाने हैं। तो मेरे पास एक ऑब्लिगेशन आ गया। इस ऑब्लिगेशन के लिए ही मैंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था बाय डॉलर सस्ती रेट पर। इस ऑब्लिगेशन के लिए मैंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था बाय डॉलर एट सस्ती रेट। बस सस्ती रेट पर डॉलर खरीद लो, ये डॉलर ले जाकर इस ऑब्लिगेशन को दे दो, खत्म कर ट्रांजैक्शन। डॉलर आया, डॉलर गया, फॉरेन करेंसी ना तो होल्ड हुई ना फॉरेन करेंसी सेल हुई। सस्ती रेट पर खरीदा और डॉलर का लोन चुका दिया। और अल्टीमेटली आपने ये जो इन्वेस्टमेंट बना रखा है, आपने ये जो इन्वेस्टमेंट बना रखा है, इस इन्वेस्टमेंट से पैसा आया होगा, उस पैसे से ही तो डॉलर खरीदोगे। इस इन्वेस्टमेंट से पैसा आया, इस पैसे से ले जाकर डॉलर बाय कर लो। या इस दिन डॉलर बाय करोगे तो इस पैसे से बाय करोगे, मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से। मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से डॉलर बाय कर लो। डॉलर बाय किए तो डॉलर का इनफ्लो आया, डॉलर बाय किए तो डॉलर का इनफ्लो आया, लोन चुकाया तो डॉलर गए, अब भी कुछ डॉलर आपकी जेब में बचेंगे। अब वो जो डॉलर बचे हुए हैं ना, वो प्योरली आपका प्रॉफिट है, वो जिस भी रेट पर कन्वर्ट होगा सब आपका फायदा है। रेट से कोई दिक्कत ही नहीं है, रेट चाहे कम हो रही हो, रेट चाहे ज्यादा हो रही हो, वो जो एक्स्ट्रा डॉलर मेरे हाथों में आए बिना मेरी जेब से पैसा लगे, आप समझो मैंने कुछ नहीं लगाया, लोन लाया, लोन को इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट से मैच्योरिटी मिली, मैच्योरिटी से फिर डॉलर खरीदे, डॉलर खरीद कर फिर लोन चुका दिया, लोन लेने से चला और लोन चुका दिया। अब इस पूरे प्रोसेस के बाद मेरी जेब में जितने भी डॉलर हैं, इस पूरे प्रोसेस के बाद मेरी जेब में जितने भी डॉलर हैं, वो पूरा का पूरा मेरा आर्बिट्रेज गेन है। भले ही रेट कम हो, भले ही रेट ज्यादा हो, क्या फर्क पड़ता है, फ्री में डॉलर मिल गए। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो, आप कहीं जा रहे हो, आपको रास्ते में $100 पड़े हुए मिल गए। अब भले ही वो 10 रुपए की रेट पर बिके, तो $1000 भी तो आपका पूरा प्रॉफिट है। सस्ते और महंगे की तो बात ही नहीं आएगी। आपकी जेब में बिना कुछ किए $100 हैं आज। अब वो $100 किसी भी रेट पर कन्वर्ट हो, वो आपका प्योर फायदा है। बस यही मेरा आर्बिट्रेज गेन बनेगा इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलेगा। वही थॉट सोचना है, बाय करना है तो बाय के लिए ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन के लिए आज लोन उठाओ, आज लोन लो, लोन को कन्वर्ट कराओ, कन्वर्टेड अमाउंट को इन्वेस्ट करो, मैच्योरिटी पर जो पैसा मिले उससे फिर डॉलर खरीदो, डॉलर खरीद के डॉलर चुका दो, क्योंकि लोन चुकाना है। पूरा प्रोसेस जब खत्म करोगे तो आपकी जेब में जितने डॉलर आ जाएंगे, पूरा प्रोसेस जब खत्म करोगे तो आपकी जेब में जितने डॉलर आ जाएंगे, वो डॉलर प्योरली आपका आर्बिट्रेज गेन बनेगा। अब पूछो कोई भी क्वेरी अगर इससे रिलेटेड पूछनी हो। अभी लिखा नहीं है मैंने प्रोसेस को, लेकिन मैंने पूरा थॉट प्रोसेस आपको दे दिया। क्यों इसी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, फिक्स्ड प्रोसेस है। तो जानते हो यहां भी एक समरी रूल आ गया, अगर बाय का कॉन्ट्रैक्ट किया है ना आपने, हमेशा यही होगा, अगर बाय का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपका रूल होगा बोरो डॉलर और इन्वेस्ट दूसरी करेंसी यानी इन्वेस्ट रूपी। जब सेल के कॉन्ट्रैक्ट थे ना, तो इन्वेस्टमेंट दूसरी करेंसी में होता था,
बोरो अपनी करेंसी करते थे, यहां उल्टा हो गया। अगर बाय का कॉन्ट्रैक्ट है तो जिस करेंसी के बाय का कॉन्ट्रैक्ट है उसे ही बोरो करके क्वेश्चन चालू होगा, तो इन्वेस्ट ऑटोमेटिकली दूसरी करेंसी में होगा। देख सकते हो आप, ऊपर जाके देख लो, यही लिखा था मैंने रूल में। यूरो का सेल कॉन्ट्रैक्ट था तो यूरो में इन्वेस्टमेंट, दूसरी करेंसी को बोरो। जिस करेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है उसी को बोरो और दूसरी करेंसी में इन्वेस्टमेंट। हालांकि कुछ रटना नहीं है, अगर थियोलॉजिकली सोचोगे तो प्रोसेस बनाना आपको आना चाहिए। फिक्स्ड प्रोसेस है, दो ही तरह के क्वेश्चन बनेंगे, या तो महंगा है तो बेचने का कॉन्ट्रैक्ट, सस्ता है तो खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट। तो दो ही थॉट प्रोसेस माइंड में सेट होने चाहिए, नीड प्रैक्टिस ओनली। थॉट प्रोसेस हर क्वेश्चन में यही रहेगा आपका।